हे एवरीवन। तो इस प्लेलिस्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं? इस प्लेलिस्ट में हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे, और वो भी पूरे सब कुछ। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीप लर्निंग। और यहाँ मैं बता दूँ हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले, बिफोर मैथमेटिक्स जाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि हम पूरे एआई वर्स में कहाँ पर है। ठीक है, तो यदि मैं इसको अच्छे से दिखाऊँ, यदि ये पूरे एआई वर्स हुआ, तो इसको यदि मैं पूरे एआई वर्स कह सकता हूँ, तो इसकी सबसे बड़ी पार्ट होगी एमएल। ऑब्वियसली बहुत कुछ और भी है, जैसे कि ये सबसे बड़ी पार्ट होगी। एमएल के एक छोटा सा पार्ट होगा ये, और इसको मैं डीप लर्निंग कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एमएल का एक पार्ट में ज़्यादा डीप लर्निंग। बेसिकली एमएल कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाता, जिसकी ज़रूरत डीप लर्निंग आ गया उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एमएल में प्रॉब्लम हो क्या रहा था। सबसे पहले मैं अपने तरीके से समझाता हूँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता था। वो होता था फीचर सिलेक्शन। सो आप सबको पता होगा कि जो एमएल में हम क्या करते थे, कि इमेजिन करो कि आपके पास 10 फीचर है, x1 x2 डॉट डॉट x10। ठीक है, मान 10 फीचर है, और इस 10 फीचर को आपको अपने एल्गोरिदम को देना है, एमएल एल्गोरिदम को देना है। ठीक है, और ये उसकी पैटर्न फाइंड आउट करेगा और आंसर देगा जो भी है। लेकिन एक बात सोचो कि क्या आपको सच में लगता है 10 के 10 जो फीचर है वो इम्पोर्टेंट है इस एल्गोरिथम, मान लो वाई है, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए? क्या सच में 10 के 10 इम्पोर्टेंट है? नहीं। हो सकता है 10 में सिर्फ 5 ही हो जो इम्पोर्टेंट हो, और बाकी के 5 इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, और ये तो हो गया 10। मान लो आप क्या करते हो, सपोज ये 10 फीचर को आप यहाँ पे पास करोगे। ठीक है, अब हो सकता है ये जबरदस्ती आपको 10 के 10 डायरेक्टली पास करने की वजह से मॉडल जो अच्छे परफॉर्मेंस करने वाला था 5 में, हो सकता है 10 में वो बुरा कर जाए। ठीक है, इससे क्या होता है, आप एक बट इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं हमारे पास दो ऑप्शन हमेशा होते हैं। एक फीचर सिलेक्शन कर सकते हो, और चाहो तो आप फीचर एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, जो पीसीएबी से जो एल्गोरिदम यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम हो क्या रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है, यहाँ पर हम ह्यूमन आ जाते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि कितने फीचर यहाँ इसके अंदर जाने वाला है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हो सकता है कि हम गलती से कम ज़्यादा कर दें, इसके बदले में वो मॉडल कुछ और ही परफॉर्मेंस कर जाए। ये होता है एक प्रॉब्लम जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, खास करके मेरे को, जब मैं एमएल की कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करता हूँ, तो प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे को, मैं खुद डिसीजन नहीं ले पाता हूँ कि कितना फीचर। ये तो सिर्फ 10 फीचर मान लो, कल को 100 फीचर भी हो सकते हैं। तो आप कितने फीचर से ही लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारे टेक्निक होते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज फीचर क्या होते हैं, लेकिन उसके लिए ना अलग से चलना पड़ेगा, अलग से कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इफ, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ, जितना मैंने आज तक किया है, ये सिर्फ टैबुलर डाटा को बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत बेसिकली इमेजिन करो, इसके इनपुट होंगे और एक आउटपुट कॉलम। ऑब्वियसली सुपरवाइज मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज होते हैं। बस एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पर जो डाटा होते हैं वो एक टैबुलर के फॉर्मेट में होता है। बेसिकली हर किसी का एक रो होता है, और देन एक टारगेट कॉलम होता है। ठीक है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। बट व्हाट इफ मैं डाटा ही चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं कहूँगा कि मुझे इमेज करो, हालांकि इमेज भी कर सकता है ट्राई करोगे तो, लेकिन व्हाट इफ ऑडियो, व्हाट इफ वीडियो, इसके लिए आपको अलग से अच्छे से डाटा को प्रोसेसिंग करना पड़ेगा ताकि ये मशीन लर्निंग समझ पाए। इसके लिए हमारे पास कोई ऐसे कोई, इसको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे, ये सेकंड प्रॉब्लम मुझे लगता है। थर्ड प्रॉब्लम जो लगता है वो है उसकी परफॉर्मेंस की। तो बेसिकली होता क्या ना, तो एक मशीन लर्निंग क्या होता है, मान लो यहाँ पर डाटा है और यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस करता है। तो एक समय के बाद जितना डाटा बढ़ाओगे, एक समय के बाद जो मशीन लर्निंग होते हैं उसका परफॉर्मेंस एक स्टेबल स्टेशनरी हो जाती है। ठीक है, एक स्टेबल जितना भी डाटा बढ़ाओ वही सेम ही आंसर आएगा। तो बेसिकली, बट इसकी अपोजिट होते हैं सारे डीप लर्निंग। तो बेसिकली बताता हूँ, हालांकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है क्योंकि अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ना ही बाकी है, लेकिन डीप लर्निंग में होता क्या है कि सबसे पहले आप ये जो ये जो प्रॉब्लम है, खासकर जो फीचर सिलेक्शन फीचर एक्सट्रैक्शन, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। मान लो आपने 10 के 10 फीचर अपने डीप लर्निंग एल्गोरिथम दे दिया। वो उसके पास एक्चुअली ऑप्शन, वो एक्चुअली क्या करता है, जितने भी दे रहे हो ना,
वो एक्चुअली उसको अलग डायमेंशन में लेकर उसको समझने की कोशिश करता है। और हो सकता है कि वो एक्चुअली उसको डीपली समझ जाए। बेसिकली मैं आपको यदि मैं पूरे एक छोटा सा रफ एग्जांपल देता हूँ, तो आप ऐसा समझो कि आप एक हेलीकॉप्टर में हो या एरोप्लेन में कह सकते हो, आप ऊपर हो, ठीक है, और आप नीचे को देखने की कोशिश करते हो, ठीक है, नीचे कोई जमीन को देखने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या दिखेगा? तो हो सकता है कोई घर, बिल्डिंग ऐसे कुछ दिखेगा, जैसे छोटी मोटी चीज़ दिखेगी। लेकिन मैं ये कहूँ कि चलो एक काम करो कि इस घर में कितने रूम है वो बताओ, ठीक है, ये पानी कहाँ पे जा रहा है वो बताओ। तो ये शायद आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज आप सिर्फ ओवरऑल चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, माइन्यूट डिटेल को नहीं। बट डीप लर्निंग क्या करता है, वो एक्चुअली में उसके पास वो उस डाटा को वो डायमेंशन में ले आता है, जिससे क्या होता है, सारे डाटा की सबसे माइन्यूट डिटेल भी वो कैप्चर कर पाता है, ठीक है। तो यही होता है सबसे पावरफुल चीज डीप लर्निंग में। और हालांकि ऐसा नहीं कि डीप लर्निंग हमेशा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करता है मशीन लर्निंग से, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने फायदा होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे मशीन लर्निंग बहुत जगह पर अच्छे काम करते हैं, जैसे कि एनटीटी हो गया, रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन बहुत जगह पे होते हैं। और डीप लर्निंग भी जैसे इमेज वाला डाटा पे, स्पेशली वीडियो जनरेशन, ऑडियो, इस डाटा पे डीप लर्निंग अच्छे करते हैं। तो सबके अपने फायदा होते हैं, ठीक है। और चलो एक काम करते हैं, इस सबसे ये तो हमने बेसिक समझ लिया। एक काम करते हैं, हम डीप लर्निंग को जाने से पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो मशीन लर्निंग पता ही होता है, ठीक है, और मैथ भी थोड़ा बहुत। चलो एक काम करते हैं, मैं ऐसा सोचता था कि सबसे पहले डीप लर्निंग का कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट कर ले, लेकिन ऐसा सोचता हूँ कि हम लोग आज सबके डेरिवेटिव करेंगे, सबकी डेरिवेशन करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत मैथ आना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ देखेंगे। तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैथ में आप ये समझना जरूरी है, व्हाट इज वेक्टर क्या कहते हैं। तो बेसिकली आपने 12th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड प्लस और उसके डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। और जिसकी खुद ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, उसको स्केलर कहते हैं, ठीक है। ये शायद जानते हो। बट अब यदि मैं इसको ये दिखाऊं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे डायमेंशन है, और मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मान लो ये एक 1 2 एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक मान लो ये एक 2 4 है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसको मैं वेक्टर में लिखना चाहता हूँ, तो आप कैसे लिख सकते हो? तो बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। बेसिकली यूनिट वेक्टर होते हैं जो आई कैप और जे कैप जो होते हैं वो यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और इसको यदि हम एक्चुअली नॉमपाई भाषा लिस्ट में देखने की कोशिश करेंगे, तो आप ऐसा सिर्फ ऐसा लिख देते हो। बेसिकली इसका मीनिंग ही सेम है, ठीक है, कुछ ऐसे लिखते हो, समझिए। तो इमेजिन करो, और इसको ऑब्वियसली बात है, इसको क्या कहते हैं, 2D वेक्टर, बिकॉज ये 2 डायमेंशन पे, ठीक है, सॉरी ये 1 डायमेंशन। चलो एक काम करते हैं, और एक चीज़ काम करते हैं, हमने वेक्टर पर लिया, स्काला डिफाइन करते हैं। चलो इससे पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको नमपाई थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि मैं वही करने वाला हूँ। तो आप बताओ, यदि मैं 2 लिखूंगा तो उसको क्या कहोगे? ये किस कौन से डायमेंशन को होगा? पहली बात, ये एक्चुअली 0 डायमेंशन का होगा, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं, क्योंकि ये स्केलर है, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं ये बताता हूँ, ये बताओ ये क्या है। वेरी गुड, आपसे समझ पाए, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक्चुअली वेक्टर है, क्योंकि इसके 1 आई कैप और 2 जे कैप है, ठीक है, ये 1D वेक्टर की तरह समझ सकते हो। अब चलो एक काम करते हैं, छोटे से और इसको मैं इसको लिखूँ अच्छे से, इसको मैं numpy की आरए फॉर्मेट में 1D आरए कर, मैं भी टेंसर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेंसर के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आरए क्या होता है, टेंसर क्या होता है, वो बाद में, जैसे कि टेंसर बाद में आके, फिलहाल के लिए आप आरए समझ लो, क्योंकि अभी तक तो समझ ही गए होगा आरए क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हो गया सेकेंड, ये पहला, ये सेकेंड। तीसरा चलते हैं, अब इसका शेप बताओ। मान लो ऐसा लिखता हूँ, 1 2, एक काम करते हैं, 1 2 3 4, और इन सबको कैसे
सेव लिखता हूँ। अब बताओ इसका सेव क्या होगा numpy भाषा में। तो वेरी गुड, आप समझ गए, 2,2। ठीक है। और इसको डायमेंशन चेक करना, सिंपल लॉजिक यही होता है, आप चेक करो कितने, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पर 2 है, बेसिकली 2 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो थर्ड देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। सो सपोज 1 2 3 4, और इन सबको एक पैकेट में देता हूँ। इधर जाना था 5,6 7,8, और इस सबको ब्रैकेट में देता हूँ, और ये सबको होल ब्रैकेट। अब बताओ इसका सेट क्या है। अब इसलिए आप समझ गए, ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, बेसिकली 2, इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम। ठीक है, बेसिकली आप 3D कैसे। तो आई होप आप समझ गए कि कैसे किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट, आरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सेप कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये बहुत सिंपल था क्योंकि आपने इसको नंपाई में अच्छे से करके रखा हुआ। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी होते हैं जो आपको ज़रूरी है जानना, वो है डिफ्रेंसिएशन। क्या, जिसको आप डेरिवेटिव भी कह सकते हो, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। और सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन के डेफिनेशन जानने से पहले मैं एक डायग्राम करना चाहता हूँ और आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ। सेकंड, हो जाओ भाई। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पर एक कर्व करना चाहता हूँ, मान लो कुछ अच्छा तो नहीं लगा लेकिन सही है, चलेगा। ठीक है। अब इमेजिन करो कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, मान लो उसको एक्स देते हैं, मान लो ये बंदा, और इसको एक्स कहते हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इसके आदि एक्स यहाँ पर होगा तो ऑब्वियसली आप उसकी वाई तो मैं दिखा ही सकते हो, तो मान लो इसको वाई कहते हैं। तो इमेजिन करो ये एक फंक्शन है, और फंक्शन को मैं वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स ऐसे लिखता हूँ। ठीक है। फिलहाल हमें ये पता नहीं, एक जनरल सा इक्वेशन, हमें पता नहीं कि ये फंक्शन, हालांकि इसका रियल ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होता है। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको ये पूछा सिंपली कि एट द, यहाँ पर एक्स जहाँ पर अभी है, मुझे उसके वाई बताओ, तो आप आराम से बता दोगे कि क्योंकि यहाँ पर एक्स पुट करते ही यहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ गए। तो एक काम करते हैं, इस एक्स को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी सी उसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मूव कराते हैं। और किससे, एक डिस्टेंस से, मान लो उसको डेल एक्स कहता हूँ, थोड़ी सी मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है। अब ये यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, पहुँच गया। तो ऑब्वियसली बात है, इस एक्स क्या क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि ये थोड़ी सी आगे बढ़ेगा तो एक्स प्लस डेल एक्स होगा। ऑब्वियसली बात है, उसकी वाई भी, सपोज मैं इसको y1 कहता हूँ और इसको y2 कहता हूँ, ऑब्वियसली इसका भी डिस्टेंस होगा डेल वाई करके। ठीक है। तो हमने देखा, हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत में x यहाँ पर था और हमने थोड़ी सी डिस्टेंस की बढ़ी, ये चेंज हो गया। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही ये यहाँ पर पहुँच गया उसके y भी यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को सिंपल सी सवाल के आंसर दो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ से x, यहाँ से यहाँ तक चेंज होने पे y में कितने चेंज हुआ, समझ रहे हो। तो मेरा ये कहना मतलब है, हम तो ये समझ गए ना, ये तो समझ गए कि एक्स यहाँ से यहाँ चेंज होने पर तो वाई यहाँ से चेंज, आप तो आराम से निकाल दोगे। बेसिकली इमेजिन करो इसका फंक्शन ये है, सिंपल से एग्जाम्पल, इसका फंक्शन ये है, रियल इक्वेशन। तो यदि मैं कहूँ आर द एक्स ऑफ 1, तो वाई क्या होगा, 1। ठीक है। और यदि मैं कहूँ आर द एक्स ऑफ 2, वाई क्या होगा, 4। वेरी गुड, आप ये समझ गए। तो इसका मतलब एक्स जब 1 से 2 होता है, बताइए 1 से 2 होगा तो वाई 1 से 4 हो गया। वेरी गुड, आप समझ गए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना चेंज हुआ, मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, मतलब यहाँ से एक्स, यहाँ से इतना चेंज होने पर वाई में कितने चेंज हुआ, ये कैसे पता लगाएंगे। तो सिंपलेस्ट आंसर है स्लोप, ये स्लोप। ठीक है, ये स्लोप ही बताएगा कि कितने चेंज हुआ आपके फंक्शन में। ठीक है। और स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो एक काम करते हैं, जनरल से इक्वेशन निकालते हैं। तो आपको यदि यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली ये कर सकते हो, मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये उसकी
बेस है, ये उसकी पी है, ठीक है, पी है। तो आपको यदि ये फाइंड आउट करना कि इस जगह पे स्लोप क्या है, तो वेरी सिंपल आंसर है, स्लोप इक्वल टू पी बाई बी, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और आपको यदि मैं इस फॉर्मूला को अच्छे से लिखूं, पी क्या है बेसिकली, ये वाई टू माइनस वाई वन, ये डिस्टेंस बेसिकली वाई टू माइनस वाई वन, और बी क्या है, ये वाला, बी वाला, ठीक है, एक्स डेल एक्स। तो यही तो है स्लोप, ठीक है। और ऑब्वियसली आपने बहुत सारे स्लोप इस तरह से पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे कि टू कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू के बीच में स्लोप कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली यही होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर है। ऑब्वियसली मैं डेल एक्स से जाकर एक्स टू माइनस इसको माइनस एक्स वन इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही हो गया हमारा स्लोप, ठीक है। अब ये स्लोप ही बताएगा कि हमारे जो कितने चेंज हुआ, ठीक है। अब एक बात बताओ, इससे से हमें डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं नहीं लिखता हूँ। डिफरेंस ये होगा, कैलकुलेट स्लोप, आप स्लोप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ऑफ द टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है, तो आप स्लोप क्या किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, कल को हम इसको बहुत छोटा करेंगे, देखता हूँ। लेकिन आप एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो और उसी के ऊपर ही स्लोप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब स्लोप द टैंजेंट कैलकुलेट करते हो ऑन द किस पर, कोई भी कर्व पे, ऑन द कर्व पे। सिंपल सी बात है, हमने आराम से इसको समझ समझ लिया। तो इसका मतलब ये है, किसी भी गिवन कर्व पे, ये एक फंक्शन किसी भी, आप एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो और उस टैंजेंट पे आपने स्लोप निकालते हो, सिंपल से। चलो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ी सी आगे और बढ़ाते हैं और इसको थोड़ी सी मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मेरा क्वेश्चन यही था कि एक्स में, मतलब इस एक्स में कितने चेंज होने पर वाई में कितने चेंज हो, हमें यही तो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, एक सेकेंड। तो बेसिकली हमें ये कैलकुलेट चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, एक्स में कितने चेंज होने पर वाई में कितने चेंज होता है, ठीक है। और इसकी फॉर्मूला सेम, एक काम करता हूँ, जो यहाँ पर वाई टू लिख रहा हूँ, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये तो था, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, अच्छे से क्या है, मैं, देखो, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई प्लस समथिंग, तो वो भी कुछ तो होगा। तो बेसिकली मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाई तो है, एक्स इज इक्वल टू वाई वन था, तो एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा, वाई टू। तो वही तो होगा, मैं वही तो पुट किया यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस, ऑब्वियसली बात है, वाई वन को तो हम एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो ओरिजिनल था, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, ये डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स यही हुआ। लेकिन एक काम करता हूँ मैं, आसान होने के लिए मैं डेल एक्स को सिंपली एच से रिप्रेजेंट करूँ, बेसिकली इसका मीनिंग वही है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं इस चीज़ को एक काम करता हूँ, यदि इसको लिखते हो ना, तो ये जो टर्म होता है, ये टर्म बहुत बड़ा है, बेसिकली आप जो कैलकुलेट करते हो ये बहुत बड़ा कैलकुलेट करते हो। लेकिन व्हाट इफ मैं इसको बहुत छोटा कैलकुलेट करूँ, बेसिकली मैं कहने का मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। व्हाट इफ ये डिस्टेंस को बहुत ही छोटा ले, मतलब एक्स, हाँ, जो एक्स प्लस डेल एक्स है, ये बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाए, जिससे ये डेल एक्स नियरली जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इस फॉर्मूला को जो छोट, तो इससे लिख सकता हूँ, ये जो डेल एक्स, ये जो डेल फॉर्मूला लिखता हूँ ना, इसको कहते हैं बिग चेंज। यदि बड़ा बड़ा चेंज कर रहे हो तो डेल से रिप्रेजेंट करते हो, जो छोटा चेंज कर रहे हो तो इस सेम चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ऑब्वियसली यदि हम इतने छोटा कर लेंगे, बेसिकली आपका जो एच है, बेसिकली वो जीरो के बहुत ही करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डेल एक्स, दैट्स इट गाइस, यही हमारा फॉर्मूला है, यही है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं फिर से समझाता हूँ, हमें कैलकुलेट ये करना था कि एक्स में कितने चेंज होने पर
वाई में कितने चेंज होता है, ये तो था बेसिकली। उसको यदि इंग्लिश में बताऊँ, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला मिला। चलो एक काम करता हूँ, हम ना इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। चलो एक काम करते हैं, मान लो कि आपकी फंक्शन है, बस फंक्शन ये है, तो हम इसकी डिफ्रेंसिएशन कैलकुलेट करते हैं कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो मैं फिर से इसको डी वाई लिखता हूँ, डी वाई डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो। ऑब्वियसली बात है, ये फॉर्मूला को एफ, तो एफ एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ऑब्वियसली बात है स्क्वायर। मैं इसको ऐसे पुट करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक सेकंड बचाओ। जो एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। बिकॉज ये स्क्वायर है ना, यदि मैं पूरे टर्म, ये टर्म को एक्स पकड़ूँ तो ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो ये फंक्शन है। देन आप एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, तो बेसिकली आप माइनस स्क्वायर जो था एक्स का, एक्चुअली में एक्स था, एफ ऑफ एक्स था, और मैंने दे दिया। देन आप एच, ठीक है। देन आप क्या करते हो, जैसे आप आओगे, आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एच। ऑब्वियसली बात है, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा। तो हमें एक एच को कॉमन ले आते हैं, ठीक है। हम एक एच को कॉमन लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच को कॉमन ले आऊँगा, तो आंसर क्या होगा, टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। ऑब्वियसली ये एच एच कट जाएंगे, तो आंसर हमें इतना मिला, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एक्स प्लस एच। तो ऑब्वियसली बात है, एक काम यहाँ पर क्या करते हैं आने के बाद हम ये मानते हैं कि ये जो एच है जीरो के बहुत ही करीब है, मतलब इनका जो डिस्टेंस है इतने छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसका मतलब आप नियरली ऑलमोस्ट इसको जीरो ही मान सकते हो। तो टू एक्स एच की जगह जीरो पुट करो तो आंसर आ जाएगा टू एक्स। तो इसका मतलब ये है, जब भी आप डी वाई डी एक्स एक्सपेक्ट करते हो, इस फंक्शन को करो, बेसिकली आप डी, सॉरी इसको पार्शियल क्या, इस एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करते हो, आंसर आता है टू एक्स। तो आप इसको एक्सप्लेन समझो। तो हमने शुरुआत में ये समझा था, जब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसका मतलब ये था, यदि मैं इसमें एक्स की वैल्यू वन करता हूँ, वाई में क्या आता है, वन, वेरी गुड। एक्स में देख टू करता हूँ, वाई में क्या आता है, फोर। बट हमें ये जानना था कि कितने चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि यही तो जानना था हमारे, यही तो था कितना चेंज हुआ, हमें ये तो जानना है। तो हमने अभी अभी डिफ्रेंशिएट करके निकाला, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके बेसिकली डी वाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट टू एक्स है। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू वन, तो तुम्हारा जो डिफ्रेंशिएशन होगा बेसिकली चेंज होगा, तो बेसिकली वो टू होगा। एक्स इज इक्वल टू टू हुआ, तो डिफ्रेंशिएशन फोर हुआ, बेसिकली टू एक्स, ये टू एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। जो चेंजिंग हो रहा है एक्स रेस्पेक्ट टू वाई, सॉरी वाई रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वो टू एक्स हो रहा है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, हम ऐसा क्या करेंगे, जब भी कैलकुलेट होगा इस तरह से तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जिन्होंने मैथमेटिक्स हैं उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला निकाल दिया सबके लिए, ठीक है। डिफरेंट है, हम सारे फार्मूला तो डिस्कस नहीं करेंगे, जितना जरूरी है, जितना मैं कराऊंगा उतना ही लिखूंगा। तो हम क्या करेंगे, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड में फार्मूला लिख लेता हूँ। एक होता है पावर रूल, और आप जानते हो पावर रूल क्या होता है, हालांकि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था। तो आप कहते वाई एक्स ट्वेल्व एन हुआ, तो आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो आंसर हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिकली यही एग्जाम्पल जो ऊपर था, ठीक है। इफ तुम्हारा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है। बेसिकली टू यहाँ जाएगा और एक्स टू माइनस वन, ठीक है। ये था, दिस इज द पावर रूल। सेकेंड, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल। ये रूल क्या कहता है, इफ आपके कोई दोनों फंक्शन है, u एंड v, दो फंक्शन है, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको क्या करना है, एक को डिफ्रेंशिएट करना है और दूसरे को कांस्टेंट रखना है। जैसे कि u को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और v को कांस्टेंट रख रहा हूँ, प्लस u को एज कांस्टेंट रख रहा हूँ और v को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसी यही आंसर। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास दो फंक्शन है, स्क्वायर प्लस टू
ऑन एस क्यू, ठीक है। और मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बेसिकली ये निकालना है, क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इसको यू पकड़ो और इसको भी पकड़ो। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको रखना है। ऑब्वियसली मैं इसको यही करना चाहता हूँ, बेसिकली ए स्क्वायर प्लस टू का डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ और एस क्यू को रख रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर प्लस टू को रखना चाहता हूँ और एस क्यू का डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बात है, इन सब के डिफ्रेंशिएट आपको आता है। तो बेसिकली स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू एक्स। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने बताया नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ समझ लो, जब आप कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जीरो ही होता है। तो ऑब्वियसली टू का जब डिफरेंशिएट होगा तो जीरो ही होगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, टू एक्स इंटू एस क्यू प्लस, अब इस ये तो कांस्टेंट है, एस स्क्वायर प्लस टू, और इसका डिफरेंस करते ही आ जाएगा टू एस स्क्वायर, ठीक है। अब इस आंसर को आप चाहो तो आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि मैं यदि इसको अच्छे से लिखूँ तो क्या आएगा, जो भी आपको सॉल्व करना है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये कुछ ऐसे आएगा। स्क्वायर कॉमन ले आता हूँ, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू। कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैंने ऐसे ही दिमाग में कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको कर लेना, ये लोग एक सेकंड में कर ही लेता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। तो एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर को कॉमन ले लो, इसे कॉमन ले लो तो आपका आंसर टू एक्स स्क्वायर। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये टू एक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कॉमन जाएगा तो हमेशा एक रहेगा, तो एक टू स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस टू, ये तो हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, आप जो टू स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, ठीक है, मैं टू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, ये तो हो जाएगा आंसर, एंड दिस इज इट गाइस, ठीक है। हार्ड रूल देखते हैं, वो है सबसे सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट नहीं है, वो है डिवीजन रूल, डिवीजन रूल। अब डिवीजन रूल क्या कहता है कि आपके पास यदि कोई फंक्शन हो, कुछ ऐसा दो फंक्शन, जब आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसका डिफ्रेंशिएट फॉर्मूला क्या होगा कि आप एक को ऐसा करो, एक को डिफरेंशिएट करो और एक दूसरे को कांस्टेंट रखो, माइनस एक को रखो, यू को रखो और भी को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, सो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, रुको एक सेकंड में सोचता हूँ। सपोज मैं एग्जाम्पल ले लिया, टू स्क्वायर थ्री एक्स, जैसे मन में ले रहा हूँ, कोई ऐसा ये नहीं है। तो एक चीज़, ये तो आसान से एक्स एक्स कट जाएगा, बट मैं इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे ही करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, टू वाई टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर वही रहे, ऊपर का डिफ्रेंशिएट होगा टू स्क्वायर और थ्री एक्स ऐसे ही रह जाएगा, माइनस टू एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा और थ्री एक्स का ये होगा थ्री एक्स डिवाइड बाय थ्री एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली आंसर होगा टू बाई थ्री, ठीक है। तो चलो मैं इसे मन में ही कर रहा हूँ तो इसलिए गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलो फोर्थ देखते हैं, दिस इज शायद ये लास्ट है। तो बेसिकली इसके अलावा बहुत सारे कुछ है, मैं इसको ईटीसी में रख लेता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया। आप जब डिफ्रेंशिएट करते हो किसको, एक्सपोनेंशियल ई टू द एक्स को, तो आंसर क्या आता है, सेम ई टू द एक्स, ये एक है। सेकंड मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया कि आप यदि कोई भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हो, जैसे कि लिए तीन एक कांस्टेंट है तो उसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, लेकिन एक चीज़ आप समझना चाहते हो, जो हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमने ये किया, राइट। तो आप ये देखोगे, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बेसिकली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और वाई जो है वो डिपेंडेंट। बेसिकली वाई के कितने वैल्यू का कितना चेंज होगा डिपेंड करता है एक्स में क्या चेंज हो रहा है, बेसिकली वाई इस पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो। तो अभी क्या है, अभी ऊपर जो हमने किया है ना, वो सिर्फ एक ही वेरिएबल था, वो था एक्स, सिंगल एक सिंगल एक्स का वेरिएबल था। बट व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि हो सकता है ये जो वाई है, एक सिंगल नहीं, बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, सपोज आप इमेजिन करो ऐसा सिनेरियो कि, और इस पूरी चीज़ को ना हम अलग से डेरिवेट से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर आपकी जो वाई है
एक सेकंड रुक जा, मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है। आपकी जो वाई है, नॉट ओनली एक्स, ऑल्सो अदर वेरिएबल पे डिपेंड करता है। और इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे डिफरेंस में, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन करते हो, लेकिन वहां पर जो हो रहा था वो सिर्फ एक ही सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। बट व्हाट इफ एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, तो तब आप क्या करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, आप पार्शियल डेरिवेटिव क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सी, जब भी कोई एक्स किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, मान लो एक्स पे डिपेंड करता है, जेड पे डिपेंड करता है, आप क्या करते हो, आप सबसे पहले एक को कैलकुलेट करते हो बेसिकली। और हाँ, यहाँ पर डी नहीं लिखा जाएगा, ऐसे पार्शियल डी ऐसे लिखा आता है, ठीक है। और आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, इसका मतलब कोई पार्शियल डिफरेंस हो रहा है। आप क्या करते हो, इनको पहले डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, और बाकी जेड को कांस्टेंट रखते हो। देन वाई के रेस्पेक्ट में जेड को डिफरेंशिएट करते हो और एक्स को कांस्टेंट मानते हो, ठीक है, कांस्टेंट मानते हो। एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसी का एक, इसका एक होता है चेन रूल। एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल। सपोज मान लो, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, सोचता हूँ एक सेकंड। सपोज वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सबसे सिंपलेस्ट। और एक जेड अनदर वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको ये कहता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वेरिएबल है जहाँ एक्स इस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब वाई जो है एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और जेड जो है वाई पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो क्या कर रहा है, बेसिकली कुछ ऐसे जिगजैग चल रहा है। एक्स, सॉरी, वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और जो जेड है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो इमेजिन ऐसे करते हैं, यदि हम ऐसे निकालें कि एक्स के कितने चेंज होने पे जेड में, मतलब यहाँ पर कितने चेंज होते हैं, सबसे लास्ट जेड में कितना चेंज होगा, ये हम जानना चाहते हैं। बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी, सॉरी, डी जेड, डी जेड विथ रेस्पेक्ट डी एक्स, हम ये जानना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वाई। बेसिकली डी जेड, सबसे पहले वाई से डिफ्रेंशिएट करो, एक को रखो और दूसरे को कांस्टेंट रखो, इनटू, फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड दिस इज द चेन रूल गाइस, इसको कहते हैं। ठीक है, चलो अभी वही करते हैं। सो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो एक बात बताओ, जब डी वाई डी एक्स करोगे क्या होगा, डी वाई क्या है, वाई है एक्स स्क्वायर, और डी एक्स से डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, 2x। अब इसको डिफरेंशिएट, डी वाई के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2y। तो हमारी फाइनल आंसर क्या आया, बेसिकली जब भी मैं डी जेड डी एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ, 2y इंटू एक्स, ऑब्वियसली वाई की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, 2y की जगह क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x, बेसिकली 4x क्यूब। दिस इज द आंसर गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या पढ़ लिया, हमने, मैं आपको दिखाता हूँ अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में हमने मैथमेटिक्स पढ़ना था, ठीक है, हमने वेक्टर पढ़ लिया, हमने स्केलर कॉन्सेप्ट समझ लिया, कैसे शेप समझते हैं वो समझ लिया, हमने डिफरेंशिएशन समझ लिया, देन हमने बहुत सारे रूल समझ लिया, पावर रूल, प्रोडक्ट डिवीजन रूल, देन हमने बहुत सारे अलग अदर, देन हमने अभी अभी पार्शियल डिफरेंस का चेन रूल समझ लिया, ठीक है। और यही हम यूज भी करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है। देन अभी क्या करें, इसके और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं ग्रेडियंट। ये नाम बहुत बार सुनोगे, मैं बताता हूँ क्या। बेसिकली ग्रेडियंट का मतलब ही तो डिफरेंशिएशन होता है, बस इसको कैसे लिखा आता है, जब भी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हो ना, उसको सिर्फ ऐसे लिखा आता है। मान लो आपने दो डिफरेंशियल जो कैलकुलेट किया था, क्या क्या था, dz, एक था विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक अनदर था वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि मैं उसको ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे, ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, तो बेसिकली ये होगा, सॉरी एक सेकंड, डी जेड
dy dx का ये और ट्रांसपोज, ठीक है, यही होता है ग्रेडियंट। बेसिकली इसको ट्रांसपोज करने में कुछ ऐसे दिखेगा, बेसिकली रो कॉलम हो जाए, कॉलम रो हो जाए। दिस इज इट गाइस, मैट्रिक्स की फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। ये होता है बेसिकली, इसका शेप जो चेक करोगे बेसिकली होता है 2 कमा, और इसका शेप कमा कर दोगे 2 कमा 1, ठीक है। तो दिस इज ग्रेडियंट गाइस। एक और चीज़ रह गया, शायद ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। आपने शायद इसको मशीन लर्निंग में जाना था कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले काम करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, अपने हाथों से ही बनाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। और कुछ ऐसे दिखेगा, मान लो बहुत बड़ा, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम सीधे से सिंपल सी भाषा में इस जगह को कहते हैं मैक्सिमा, इस जगह को कहते हैं मिनिमम, ठीक है। चलो, सबसे पहले मुझे कुछ सवाल का जवाब दो। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब से क्वेश्चन पूछा कि स्लोप जीरो कहाँ पे होता है, ठीक है। अब बताओ स्लोप जीरो कहाँ पे होता है। मैं बता दूँ स्लोप जीरो कहाँ पे होता है। स्लोप जीरो होता है जहाँ पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये देखो, ये दो पॉइंट है, किसी भी गिवन कर्व में ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर आपकी स्लोप जीरो हो सकती है। ये रहा, एक मैक्सिमा, एक दूसरा मिनिमा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे है, और ये जरूरी क्यों है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में। मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि हम मशीन लर्निंग में क्या कर रहे थे। मशीन लर्निंग में आपको प्रिडिक्शन कर रहे थे कुछ ऐसे, याद होगा शायद आपको। बेसिकली ये कोई वर्ड से होगा, ये कोई बायस होगा, और ये आपकी इनपुट होगा, और ये उसकी प्रिडिक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रिडिक्शन करते हो देन आप लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हो, ठीक है। मान के चलता हूँ बहुत सिंपल लॉस फंक्शन ये रहा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके लॉस फंक्शन का कैलकुलेट करते हो। आपकी एम ये होती है कि आप इस लॉस फंक्शन को कम करो, ठीक है। बट इस लॉस फंक्शन को कम क्यों करोगे, कहाँ पे करोगे, ठीक है। आप जब ध्यान से सोचोगे लॉस फंक्शन टोटली इस पर डिपेंड करता है, भी इस पर करता है, लेकिन ये तो फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। बट इसको आप चेंज कर सकते हो, वाई प्रेडिक्शन को। और ये जो वाई प्रेडिक्शन पे किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों पे, डब्ल्यू एंड बी, क्योंकि एक्स तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो डब्ल्यू एंड बी, तो इसका मतलब ये है आपको डब्ल्यू और बी का वो वैल्यू चाहिए जिसकी आपकी लॉस कम हो। तो आप कैसे पता लगाते हो, यदि मैं मशीन लर्निंग की बात करूं तो वहाँ पर एक सिंपल लिनियर रिग्रेशन की बात करूं, तो वहाँ पर आप ओएलएस निकालते थे, ठीक है। ओएलएस जिस हिसाब से डिराइव हुआ था वो मान के चलता था स्लोप इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वो जो आंसर निकाल के देगा डब्ल्यू और बी, वो इन दोनों पॉइंट में किसी भी जगह पे हो सकते हैं, इधर ये जगह पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। हमें पता ही नहीं था क्योंकि सिर्फ इन्होंने क्या किया, जीरो कर दिया था, क्योंकि स्लोप तो जीरो दोनों जगह पे हो सकता है, ठीक है। और इस चक्कर में होगा क्या कि आप मैक्सिमम मिनिमा पे आप कहीं पे डब्ल्यू और बी कैलकुलेट करते हो, ठीक है, कैलकुलेट करते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें चाहिए मिनिमा, क्योंकि हमें एक्चुअली लॉस का सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए जहाँ पर आपके डब्ल्यू बी ये इसको ऑप्टिमाइज कर पाए। बट आप डब्ल्यू बी का सबसे मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करो जहाँ पर ये लॉस ऑप्टिमाइज हो पाए। तो आप इसका मतलब आप मैक्सिमा को टारगेट कर ही नहीं पा रहे हो, करोगे नहीं, इसको करोगे नहीं। बट ये जो ओएलएस था ये बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा पे डिपेंड करता था, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट किया ग्रेडियंट डिसेंट का। आई होप आपको पता है ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। ये बेसिकली सिंपल एल्गोरिथम होता है, बट इस एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन कैसे होता है, लेकिन सिंपल ये क्या करता है, इसका मेन फोकस होता है मिनिमा पे। हाँ, इस पर भी डिफरेंस होता है कि ये लोकल मिनिमा के ग्लोबल मिनिमा, बट ये हमारा कंसर्न नहीं है अभी। हमारा कंसर्न ये है कि ये मैक्सिमा पे तो नहीं जाएगा, ये हमेशा फोकस करेगा मिनिमा पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है, हमने ये समझ लिया कि मैक्सिमम मिनिमा क्यों जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि लॉस का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है।
लॉस हम सबसे मिनिमम कैलकुलेट कर पाते हैं डब्ल्यू और बी के हिसाब से। चलो एक काम करते हैं, हम किसी भी गिवन कर्व से हम उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स मिनिमम फाइंड आउट करते हैं या मैक्सिमम जो भी हो। मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, वाई इक्वल टू, ये गिवन कर्व है और ये कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और आपको पता लगाना है कि इस गिवन कर्व से उसके मिनिमा क्या होगी और मैक्सिमा क्या होगी, क्या इसका मिनिमा मैक्सिमा है या नहीं, वो सब भी पता लगा सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करोगे, यदि आपको कुछ ऐसे दे, आप सबसे पहले इसके डिफरेंसेस कैलकुलेट करोगे और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या है जहाँ पर इसकी मिनिमा हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, मान लो डी वाई डी एस करोगे, आंसर क्या मिलेगा 2x। इसका मतलब ये है यदि मैं 2x, तो हमें इतना तो पता है ना, जहाँ पर मिनिमा मैक्सिमा होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि मैं डी वाई डी एस को 0 कर सकता हूँ। तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने इस पूरे चीज़ को 0 कर लिया, क्योंकि मैं आजम करता हूँ कि ये मैक्सिमा पे रुक सकता है या मिनिमा पे, सॉरी ये मैक्सिमा है ये मिनिमा पे, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर आपकी जो स्लोप है वो 0 है और यहाँ पर मैक्सिमा हो सकता है मिनिमम, पता हमें ये नहीं पता, ये सिर्फ 0 बता दिया। इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो सकता है, जहाँ पर आपके मिनिमा भी हो सकते हैं मैक्सिमा होता है, बट ये इसने ये नहीं बताया कि ये मैक्सिमा है मिनिमा पे। यदि आपको ये पता लगाना है कि हम जिस गिवन फंक्शन की बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम को पॉइंट आउट कर रहा है मिनिमम को पॉइंट आउट कर रहा है, तो आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लो। क्या करो, एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है ना, आप उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो। इसका मतलब है कि आप डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर करो, डिफरेंस डबल डिफ्रेंशिएट। बेसिकली 2s को डिफ्रेंशिएट करने को क्या आ जाएगा 2, ठीक है 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये है, और इससे कैसे हम पॉइंट आउट करेंगे कि ये मैक्सिमा पे मिनिमम, बस इसका एक कंडीशन है, कैसे मैं बताता हूँ। इफ़ आपका डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो ये मैक्सिमा है। इफ़ ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो मिनिमा पे है। तो इमेजिन करो ये कहाँ है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सॉरी मैं गलत लिख दिया, एक सेकेंड। ये ऊपर हो जाएगा मिनिमा, क्योंकि उल्टा याद आया, ये है मैक्सिमा, ठीक है ये मिनिमा मैनिमा। तो इसका मतलब है ये मिनिमा, इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे होगा, पॉइंट अपवर्ड, ठीक है कॉनकेव की तरह होगा, कॉनकेव से। और इसका जो ग्राफ होता है वो कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये प्रूव भी कर सकते हो, ये देखो वाई स्क्वायर एस स्क्वायर का एक ही लोकल मिनिमा है, इसका कोई मैक्सिमा है ही नहीं, इसका एक ही मिनिमम है और ये हमने पॉइंट आउट कर लिया। देखो ग्रेटर देन 0 आएगा और आपके दिमाग को क्वेश्चन आएगा यदि आपकी डी वाई डी स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या होगा, तो आपने कुछ गलत किया है। इसका मतलब टेस्ट इनकन्क्लूसिव है, कुछ तो गलत किया आपने, ठीक है इस चीज़ को कैलकुलेट करने में। बट आपने ये समझ लिया कि मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी फंक्शन पढ़े थे ना वो इस लॉजिक से बेस है, क्योंकि हम स्लोप 0 करके सारे काम करते थे, क्योंकि यहीं पर आपकी सब कुछ रुक जाता था। और पता है क्यों स्लोप 0 पे आप रुक जाते थे, द रीज़न इज क्योंकि स्लोप जीरो पे आप कभी डिफ्रेंसिएशन कर ही नहीं पाओगे, यू कांट डिफ्रेंशिएट। क्यों, क्योंकि आपने यदि डिफ्रेंशिएट का उस डेफिनेशन सुना होगा, तो मैंने कहा था किसी भी कॉर पे आप क्या करते हो, आप एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो, देन उसके ऊपर स्लोप कैलकुलेट करते हो। बट आप ऐसे समझो आपके ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तो इस जगह पे एट दिस पॉइंट आप कभी टैंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो स्पाइक है और इस जगह पे आप टैंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो डिफ्रेंशिएट कहाँ को कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, समझ रहे हो। तो तो यही होता है। तो हमने अभी तक क्या बहुत सारे मैथमेटिक्स पढ़ लिया, हालांकि इतना नहीं, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन अभी तक जितना पढ़ा है उससे यूज़ करके हम बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा डीप लर्निंग का मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। बट एक काम करता हूँ, आपको क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जाने से पहले मैं आपको डीप लर्निंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ,
ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, एक बेसिक सा सिंपल चीज़। ये डीप लर्निंग जो कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले नाम तो छोड़ दो डीप लर्निंग क्यों हुआ, लेकिन उससे पहले हम इतना समझें कि इंस्पायर कहाँ से हुआ था। ठीक है, ये इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, तो इसको इंस्पिरेशन मिलती है हमारे इंसान से, हमारे ह्यूमन ब्रेन से। क्यों, कैसे बताता हूँ। सपोज आपको पता है ना, हमारे इंसान के ब्रेन एक होते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने ब्रेन का पिक्चर सही से नहीं बनाया, लेकिन आप समझ सकते हो। ठीक है, हमारे इंसान ब्रेन से कैसे, हमारे इंसान ब्रेन के इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को सेरिब्रम कहते हैं, और इस वाले पार्ट को सेरिबेलम। सेरिबेलम हमें नहीं चाहिए, ये बेसिकली आपकी बॉडी को, पोस्चर को मेंटेन करता है, बेसिकली बैलेंस मेंटेन करता है। बट ये सेरिब्रम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो एरिया, इसके पास बहुत सारे एरिया होते हैं, फ्रंटाल, पेरिएटल, ओसिपिटल, वो हमें नहीं जाना है। बट डिफरेंट टाइप एरिया होते हैं, अलग अलग एरिया अलग अलग काम के लिए होते हैं। कोई मोटर न्यूरॉन होता है, कोई सेंसरी न्यूरॉन होता है। ठीक है, हमें ये नहीं जानना है। बट यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, ठीक है, आपको पता चलेगा। सॉरी, इसको जूम यहाँ पर करके कैसे दिखाऊँ। ठीक है, जूम करूँ, इसकी इनसाइड आपको सिंगल सेल मिलेगा, जिस सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। और ये कुछ ऐसा दिखता है, हालांकि मैं इसकी पिक्चर सही से नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आप समझ पा रहे हो। एक सेकेंड, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और यहाँ से बहुत सारे स्पाइक जाएंगे। ठीक है, मछली बन गया क्या, नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। इस वाले पार्ट को कर बेसिकली आपकी जो बॉडी की जो सेल यूनिट होते हैं, खास करके ब्रेन की, इसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम होता है न्यूरॉन होता है। ठीक है, बेसिकली आपके ब्रेन सेल इसको कहते हैं, ब्रेन सेल, सिंगल सेल को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, और इसके जो पार्ट है, ये जो निकला हुआ है ना, इसको कहते हैं डेंड्राइट। बेसिकली ये वो पार्ट हैं जहाँ से इनपुट ये लेते हैं। बेसिकली जो सेंसर इनपुट होता है, कि कुछ भी इनपुट होता है अपने आँखों से, ओल्फैक्टरी, सब कुछ ये इनपुट लेते हैं, और इनपुट ऐसे प्रोसेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर सोडियम पोटासियम चैनल होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं। और यहाँ से, जैसे यहाँ से आएगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। देन अनदर न्यूरॉन होता है जो इस चीज़ को, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर को फिर से इस डेंड्राइट के जरिए कैप्चर करता है, और इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, अब इसको मत समझना, ये एक्चुअल बेसिकली न्यूक्लियस होता है। डोंट टेल दैट, डोंट थिंक दैट यहाँ पर कोई ऑपरेशन हो रहा है, नहीं, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। बेसिकली इसके अंदर ब्लूप्रिंट होते हैं, डीएनए वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कोई मेमोरी काम नहीं हो रहा है। मेमोरी काम बेसिकली यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर। ठीक है, यहाँ से इनपुट मिलते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होता है, और यहाँ से आउटपुट निकलते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इससे इंस्पायर लिया, बेसिकली एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट होता तो आज के ज़माने में हम जो, ज़रा सोचो कि हम इतना छोटे से ब्रेन पे सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट आज के ज़माने में किसी भी एआई को देखो, उसको कितने डाटा चाहिए समझने के लिए, नॉट ओन दैट, उसको स्टोरेज करने के लिए, उसको रनिंग करने के लिए कितने जीपीयू चाहिए होता है। ठीक है, ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट तो अलग अलग से चलता है उसका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ इंस्पायर हुआ है, एग्जैक्ट ब्रेन को डुप्लीकेट नहीं किया है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पर एक सेलुलर यूनिट न्यूरॉन होता है, इन्होंने क्या किया, सेम चीज़ किया, इसका नाम दे दिया परसेप्ट्रॉन। ठीक है, सेम चीज़ को ये कर दिया। बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हो, परसेप्ट्रॉन ना, डोंट टेल दैट ये परसेप्ट्रॉन कोई ट्रांसफार्मर मूवी से नहीं आया, मेगाट्रॉन, परसेप्ट्रॉन, डोंट, वहाँ से नहीं आया, इसका नाम आया बेसिकली, एक इंस्पायर लिया है इस न्यूरॉन से। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ। बेसिकली आप ऐसा सोचो कि ये दिखता कैसे होगा, तो बेसिकली दिखता ऐसे है कि ऑब्वियसली बात है, मान लो आपके पास इनपुट है, मान लो x1 x2, दो इनपुट है, बेसिकली दो कॉलम कह सकते हो। इमेजिन करो आप टेबुलर डाटा का जो x1 x2 और y कॉलम होता था, ये पहला रो मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर एक मेन चीज़ होगी, जो इस इनपुट को, ये इनपुट को रिसीव करेगा। ठीक है, इनपुट को रिसीव करेगा, जैसे ही इनपुट रिसीव होगा, इनपुट पास करेगा एक चीज़ के पास, इस बॉक्स के पास, और इस बॉक्स की आउटपुट आएगा, और आंसर क्या आएगा, वाई प्रोडिक्शन। ठीक है, तो बेसिकली मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज इनपुट पार्ट, आपकी परसेप्ट्रॉन का इनपुट, जहाँ से आप इनपुट लेते हो। बेसिकली आप इसको डेंड्राइट के साथ
समझ सकते हो। बेसिकली डेंड्राइट इनपुट लेता है, तो ये भी एक इनपुट ले आ रहा होगा जो इनपुट लेता है। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन होता है, बेसिकली यहाँ पर क्या समेशन होता है, बेसिकली एग्रीगेशन कह सकते हो। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ये होता है। और समेशन क्या होता है बताता हूँ। बेसिकली सिंपल है। बेसिकली आप क्या करते हो, हर जो इनपुट आ रहा है ना उसके लिए रैंडम वेट्स डिसाइड कर देते हो। W1 मान लो, यहाँ पर W2 रैंडम डिसाइड कर लेते हो पहली बार में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली ये हो रहा है, बेसिकली W1 इंटू X1 प्लस W2 इंटू X2 प्लस बी बेसिकली इसका खुद का बी होता है, बायस होता है, ठीक है। और होने के बाद ये जो जेड है वो यहाँ से प्रोसेस होता है और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन होता है। बेसिकली यहाँ पर कुछ थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड होता है। इसको कहते हैं सिंपल भाषा कह सकते हो एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। और यही डिसाइड करता है कि तुम्हारा आउटपुट क्या होगा। अभी तो हम ये बहुत ही सिंपल मैंने एग्जाम्पल समझा दिया कि क्या होता है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर इनपुट होता है दो, ये दो नहीं बहुत ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, बट ये समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये दो इनपुट हैं और इसको मिल रहे हैं और यहाँ पर कोई रैंडम वर्ड्स हैं, जैसे हम मशीन लर्निंग में रैंडम वर्ड डिसाइड करते थे, यहाँ पर रैंडम, और यहाँ पर एग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इस तरह से ऑपरेशन हो रहा है और ये जो जेड है वो ये इसको मिल रहे हैं और ये थ्रेशोल्ड क्या कर रहा है, ये जेड को डिसाइड करते हैं कि आउटपुट क्या होगा, 1 0 जो भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो और एक बात बताता हूँ, ये जो दोनों है ना वो एक्चुअली एक ही बॉक्स के अंदर होते हैं। मैंने उनको सेपरेट समझा दिया, क्योंकि अलग अलग कर दिया क्योंकि आपको समझाने के लिए। हालांकि दोनों एक ही गोल के अंदर होते हैं। मैं बताता हूँ, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ये एक ही गोल होते हैं। इनके 50% में ये एग्रीगेशन होगा और उसकी थ्रेशोल्ड इसकी साइड होगी, ठीक है। ये बेसिकली एक ही बॉक्स के अंदर होते हैं। मैंने बस इन दोनों को समझाने के लिए अलग अलग कर दिया, ठीक है। चलो, ये है एक सिंगल परसेप्ट्रॉन कैसा दिखता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अभी तो सबको समझा नहीं सकता क्योंकि हमें बहुत कुछ समझना है इसकी इनसाइड की, ये वर्ड कहाँ से आया, ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, ये समेशन कैसे होता है, इनपुट कैसे लिया जाता है, हमने ये बिल्कुल नहीं समझा। हम अभी क्या करेंगे, हम एक बेसिक समझेंगे क्या करेंगे। हम एक काम करते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं और मैं दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल लेते ही कि इसके अंदर कैसे इनपुट पास होता है, कुछ कैलकुलेशन कैसे होता है और आउटपुट कैसे निकलता है, और उस आउटपुट को कैसे ग्रेडियंट डिसेंट जो अभी हमने पढ़ा ग्रेडियंट डिसेंट, उससे कैसे इस वर्ड्स को अपडेट करते हैं। क्योंकि आपके पूरे काम तो यही है ना कि आप W और B की वो वैल्यू लो जिसके आप पे लॉस मिनिमाइज हो। ये आपको हमेशा याद रखना है। W और B का आपको वो वैल्यू लेना है जिसके आपके लॉस सबसे मिनिमाइज हो, और हमें यही करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे हालांकि इसके ऊपर हमारे पास होल डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है इस सब के ऊपर एक एक करके, बट आपको एग्जाम्पल देता हूँ जाने से पहले कि कैलकुलेशन होते कैसे हैं। सपोज एक काम करता हूँ, मैं एक X1 X2 एग्जाम्पल लेता हूँ और एक Y2 लेता हूँ, ठीक है। और ये किसकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसके लिए, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, वैल्यू सेट करने दो। तो एक बात बताओ, मान लो इसकी वैल्यू जीरो, एक सेकंड, ये वैल्यू सेट ही नहीं हुआ। इसकी वैल्यू जीरो है और इसकी वैल्यू जीरो है, और ये बता दूँ ये दोनों इनपुट है, ठीक है। इनपुट 1 इनपुट 2 और ये आपके टारगेट वैल्यू है, ठीक है। चलो, इनपुट 0 0, इसको 0 कर लेता हूँ और इसको 0, इसको 0, सॉरी इसको एक काम करता हूँ, इसको 0 इसको 1 करता हूँ और ये भी 0 हो गया, और इसको 1 इसको 1 इसको करता हूँ। और एक चीज़ रह गया ना हमारा, एक और चीज़ रह गया, एक और रह गया क्या, 1 0 0, ये कॉम्बिनेशन है। बेसिकली मैं AND गेट की तरह समझ रहा हूँ। बेसिकली 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 और 1 0 0, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक एक रो को, एक एक सिंगल रो को हम इसके अंदर पास करते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ों को कैसे समझता है और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे करता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले जब भी आप इस टाइप की प्रॉब्लम लेते हो, सबसे पहले आपने अपने स्ट्रक्चर बनाना कि आपकी डिज़ाइन कैसे दिखता होगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास दो इनपुट है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, X1 X2 दो इनपुट लेगा, मतलब पहली बार में इसको 0 मिलेगा और X2 को यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है इसका एग्रीगेशन फंक्शन होगा। बेसिकली ये यहाँ से इनपुट लेगा और यहाँ से एक इनपुट लेगा, बेसिकली यहाँ इसके अंदर एग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही होगा यहाँ से एक आउटपुट पास होगा और जेड पास होगा और ये थ्रेशोल्ड को मिलेगा, ठीक है। अब फिलहाल के लिए हमें पता नहीं एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है, तो फिलहाल एक एग्जांपल लेता हूँ। यदि एक्टिवेशन जो जेड के वैल्यू
जो जेड का आंसर आएगा वो यदि ग्रेटर देन 1 होता है तो हम इसको 1 बुला देंगे, और यदि जेड के वैल्यू लेस देन 1 होता है हम इसको 0 बुला देंगे। आज सिंपल है, मैंने सिंपल कर दिया, ठीक है। और इसका नाम है एक्टिवेशन फंक्शन। यही वो फंक्शन है जो काम करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपके सम्मेशन होता है। बेसिकली आप क्या करते हो, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस b करते हो। फिलहाल के लिए क्या होता है, हमारे पास W1 W2 नहीं है वैल्यू, मैं रैंडमली कुछ भी दे सकता हूँ, W1 W2 और इसके आगे b देता हूँ, ठीक है। W1 की वैल्यू मैं रैंडमली कुछ भी ले सकता हूँ। काम करते हैं 1.5 लेते हैं इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू छोटा सा कम करते हैं, कितना ले 0.3 लेते हैं, ठीक है। अब b के वैल्यू क्या ले लेंगे, b का वैल्यू ऐसा सोचो कि b का वैल्यू फ़िलहाल तो मैं काम करता हूँ, b का वैल्यू 0 ही कर लूँगा, ठीक है। b का वैल्यू 0 कर लूँगा, ठीक है। तो हमने सारे रैंडमली दे दिया। अब देखता हूँ ये एक रो कैसे इसके अंदर पास होता है और आपको अपने आंसर आउटपुट मिलते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहला रो, केस 1 की बात करते हैं। जब पहला रो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 0, ठीक है। और आपने W1 सेट करके रखा है, W1 क्या रखा है 1.5, W सेट करके रखा है वो 0.3, और तुम्हारे हमने और क्या सेट किया है, हमने b सेट किया है 0, ठीक है। यही तो है और क्या। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्टिवेशन सबसे पहले समेशन फंक्शन जो एक्टिवेशन होता है जेड कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, W1 x1, मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। b पुट करो तो W1 क्या होता है 1.5 इंटू x1 क्या होता है 0, तो ये ऑब्वियसली बात, ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। W2 क्या होता है 0.3 इंटू ये भी 0 प्लस बीटा भी 0। तो अब देखोगे सारे आंसर 0 हो गए, और हम ये हो गया पहला आंसर। सेकंड पे क्या आ जाएंगे, ये जो जेड है वो किसको मिलेगा, एक एक्टिवेशन फंक्शन को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये मिलेगा एफ ऑफ जेड मिलेगा। और हमने कंडीशन क्या बताया, जो एफ ऑफ जेड है यदि ग्रेटर देन 1 होता है तो आप उसको 1 बोलेंगे, बट यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन 1 नहीं, लेस देन 1 है तो 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक्चुअल वैल्यू था 0 और हमारा प्रेडिक्शन भी यही है वाई क्या, ठीक है। प्रेडिक्शन में भी 0, तो आंसर तो सही है। जो हमारा एक्चुअल गया वो हमारा प्रेडिक्शन है। इसका मतलब इसका जो लॉस कैलकुलेट करोगे, बेसिकली सिंपल लॉस कैलकुलेट करता हूँ, वाई माइनस वाई क्या, ठीक है, वो तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि वाई 0 माइनस 0 0, ठीक है। क्लियर है। अब हम केस 2 को लेते हैं, ठीक है, केस 2 को लेते हैं। तो सिंपल बात करता हूँ, अभी x1 x2 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x1, एक सेकेंड, x1 0, x2 हमारा 1, ठीक है। ऑब्वियसली y तुम्हारा क्या है, वाई एक सेकेंड, वाई 0 है हमारा, नहीं ये काम करें, हमारा x1 क्या था 0 1 0, क्योंकि आन गेट है ना, हाँ ठीक है 0 1 0। अब देखो आंसर, तो सबसे पहले हम क्या करें जेड, तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो बेसिकली 1.0 ये 0 का मल्टीपल, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0.3 इंटू 1 ये तो रह जाएगा, प्लस बीटा 0, ठीक है। द आंसर इज ओनली 0.3, ठीक है 0.3। अब जैसे ही एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर पास करोगे एफ ऑफ जेड को, तो ऑब्वियसली बात है ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो 0.3 जी लेस दैन 1, तो आंसर है 0। तो इसका मतलब इसका भी लॉस 0 हुआ, सही, बिल्कुल सही है जो हमने किया था। अब केस 3 लेते हैं। केस 3 में x1 क्या है 1 है, x2 भी 1 है और y भी 1 है। तो चलो z पुट करते हैं। जैसे पुट करोगे ऑब्वियसली आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ 1.5 प्लस 0.3 0.3, ठीक है 0.3 इंटू 1 जो भी हो 0.3 हुआ प्लस 0। अब आंसर क्या आ जाएगा 1.8, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर क्या है, आंसर है 1। वाई प्रेडिक्शन क्या है 1, तो ऑब्वियसली इसका लॉस क्या हो जाएगा 0, बिकॉज एक्चुअल भी 1 था और तुम्हारा प्रेडिक्शन भी 1 निकला। वेरी गुड। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लास्ट नंबर केस 4 पे चलते हैं, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। केस 4, केस 4 में आप देखो कि हमारा x1 क्या था, x1 था 1 और x2 क्या था 0। ऑब्वियसली तुम्हारा y 0 ही था, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, जैसे z पुट करूँगा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1.5 ये तो 0 हो जाएगा और सेकंड भी 0 हो जाएगा,
आंसर क्या है 1.5, बट दिस इज ग्रेटर देन 1, आंसर क्या आएगा 1। बेसिकली आपके जो वाई प्रेडिक्शन है आंसर 1 है, बट एक्चुअल में क्या है ये। तो अब जब लॉस कैलकुलेट करोगे बेसिकली वाई माइनस वाई क्या, तो आप क्या करोगे 0 माइनस, इनफैक्ट वाई क्या आप -1 कर सकते हो, 0 माइनस क्या 0 माइनस 1, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, इसका मतलब देयर इज ए लॉस। ठीक है, अब यदि लॉस हुआ तो लॉस को तो अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सब, मैं आपको अभी डिफरेंसेस नहीं करूँगा क्योंकि हमें अगले जो वीडियो आएंगे वहाँ पर मैं सब एक्चुअली डिफरेंसेस करके समझाऊंगा कि फॉरवर्ड प्रोपागेशन और बैकवर्ड कैसे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक अजम्पशन लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है ना कैसे अपडेट होता है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट यूज करेंगे टू अपडेट द वेट। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है वेट को अपडेट। तो ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला क्या था आपको पता है, डब्ल्यू न्यू डब्ल्यू ओल्ड माइनस एक लर्निंग रेट होता था, और आप क्या करते थे डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रेस्पेक्ट टू, बेसिकली डिफ्रेंशिएट को ऐसे लिख सकता हूँ, ये एल, इसका डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन विथ व्हाट, जिसके रेस्पेक्ट डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में होगा उसका, बायस के रेस्पेक्ट में उसका, बेसिकली जो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हो डी एल डी डब्ल्यू, और बाय के रेस्पेक्ट कर रहे हो डी एल डी बी। ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें अब एक काम करते हैं, हमें ना ये पता नहीं है डी एल डी डब्ल्यू का डिफ्रेंसिएशन अभी हमने किया नहीं है, तो हमें पता नहीं कि इसका डिफ्रेंशिएशन होने क्या है। बट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जब आप इस लॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ ऐसा हो सकता है वाई क्या माइनस वाई एक्स आई। मैं बता दूँ, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एक्स आई। ठीक है, ये आंसर आएगा। मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब अपडेट करो, तो हमें क्या आएगा, हमें डब्लू पहले को अपडेट करना है, W1 को अपडेट करना है, बेसिकली ये वाला वेट को अपडेट करना है, ये वाला वेट को अपडेट करना है सबसे पहले। तो अपडेट करो बेसिकली W1 इज इक्वल टू W1 का वर्ल्ड वेट में से माइनस एक लर्निंग रेट लेते हैं। लर्निंग रेट हमें पता नहीं, बेसिकली हम क्या करते हैं इसको जो हम सेट करते हैं 0.1 कर लेता हूँ। 0.1 सही रहेगा, एक सेकंड बचाओ, सोचने दो मुझे। 0.1 ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, 0.1 इंटू, तो वाई क्या आप माइनस वाई बेसिकली 1 माइनस 0 1, और ऑब्वियसली जो डी एल एक्स आई क्या आता है, एक्स आई तुम्हारा एक का वैल्यू क्या था, W1 का वैल्यू था क्या था आपको याद है, W1 का वैल्यू था एक्स था, हमने क्या लिया था 1 ना, ये तो लिया था, तो 1। तो यदि आंसर को अभी इसका क्या आंसर था 1.5 था, तो इसका मतलब है कि 1.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 1.4। बस यही हो गया न्यू वेट। जो W1 का जो न्यू वेट हो गया, पहले था 1.5, अभी हो गया 1.4। देखा अपडेट हो गया। फिलहाल हमने ये नहीं जानता ये कहाँ से आ गया। ठीक है, हम जानेंगे जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम डिफ्रेंशिएट को छोड़ देते हैं क्योंकि आने वाले कल में बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करना है हमें। ठीक है, फिलहाल के लिए ये एग्जाम्पल है। तो देखो आंसर आ गया 1.4। ठीक है, अब चलो W2 को अपडेट करते हैं। W2 क्या था, W2 माइनस 0.1 लर्निंग रेट। मैं ये लर्निंग रेट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ये था 1 प्रेडिक्शन जो लॉस फंक्शन, बट ये जो एक्स आई था ऑब्वियसली ये बात ये 0 हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो एक्स आई वैल्यू है 0 है, तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ W2। तो बेसिकली जो 0 पॉइंट था वही 0.3 रह गया। ठीक है, मतलब इसका कोई अपडेट हुआ नहीं, सिर्फ अपडेट हुआ इसमें जो बड़ा था उसी में अपडेट हुआ, इसमें कोई अपडेट हुआ नहीं। तो अभी अभी आपने देखा कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेकर, तो मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लेकर इस AND गेट के इसके अंदर पास किया, और मैंने देखा कि कैसे ये यहाँ पर कैलकुलेट होता है और यहाँ पर एक्टिवेशन कैलकुलेट होता है। देन आपको ये आउटपुट प्रेडिक्शन करके देता है 1 और 0 में। ठीक है, तो बस यही था और क्या, यही था। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग इन सबको तोड़ेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, हमें अभी तो एक्टिवेशन फंक्शन हमने सिंपल ले लिया कि एक्स ग्रेटर दैन ये जो जेड ग्रेटर दैन 1 होगा तो 1 करेंगे, बेसिकली सिंपल ले लिया। बट देयर आर सो मेनी एक्टिवेशन फंक्शन जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। और सरप्राइजिंगली मैं वहाँ पर क्या करूँगा, अभी इस समय क्या हुआ, मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली ऐसा समझा दिया कि अच्छा वेट ऐसा अपडेट, बट अभी हम लोग क्या हमने चेन रूल अप्लाई नहीं किया, हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। मैं सच में आपको डिफ्रेंशिएशन करके दिखाऊंगा,
और शुरू से एंड तक कि फॉरवर्ड में कैसे होता है और बैकवर्ड में जब जाओगे वेट कैसे अपडेट होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इसका कोड भी ऑब्वियसली हम लोग प्रैक्टिकल बहुत सारे प्रैक्टिकल करेंगे। तो फिलहाल तो इतना ही, तो चलता हूँ।